अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं अर्मिला हसन और ये मग ठीक करते हुए आपने देखा मैं हूं इमरान हसन। और सड़कों पे बहुत ट्रैफिक है जी, बहुत ट्रैफिक है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे गाड़ियां पता नहीं कहां से निकल आई है ना। शुक्र करें आ गए। हाँ, शुक्र करें। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि हम सबको ये प्रॉब्लम रहती है, कहीं ना कहीं सिग्नल्स का हिसाब किताब रखना बहुत जरूरी है। और अब तो इतना हर चीज पे फोकस होता है, इस पे भी फोकस होना चाहिए। जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है कि इतनी गाड़ियां कहां से आ रही हैं, इसका कुछ अल्टरनेटिव निजाम होना चाहिए शहरों के अंदर। मतलब 15-15 20-20 मिनट एक सिग्नल पे। एक्चुअली एक और प्रॉब्लम भी है कि अब धुंध और फॉग का एलिमेंट भी ज्यादा होना शुरू हो गया। तो सुबह जो ट्रैफिक जैम की जिसकी हम बात करें, वहां पे एक एक्सीडेंट हुआ था। तो ड्राइव सेफ, ये भी बहुत जरूरी है कि आप इस फॉग में तेज रफ्तारी और एक और बात, कुछ लोग ये भी तो करते हैं ना, अपनी जल्दी के चक्कर में गलत गाड़ी लगा देते हैं, गलत तरीके से क्रॉस करते हैं, उनकी वजह से पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाता है। सो आप ये कोशिश कीजिए कि आप और हम उनमें से ना हो जो कि जिनकी वजह से बाकी लोग भी परेशान हो, क्योंकि सबकी ऑब्वियसली मजबूरी होती है जो भी जा रहा होता है कहीं पे, खास तौर पे अर्ली इन द मॉर्निंग। एक तो ये बात हो गई, दूसरा आपने फोग और स्मोक का जिक्र किया और साथ हम एमिक्रॉन का मुसलसल जिक्र कर रहे हैं। एमिक्रॉन इज हियर, नॉट इन पाकिस्तान बट इन द वर्ल्ड। लेकिन स्टिल उसके हवाले से एहतियात का डॉक्टर्स बार बार कह रहे हैं, क्योंकि आगे अब हम बड़ी मुश्किल से जो कहने एक नॉर्मल जिंदगी की तरफ जाना शुरू हुए थे। अब ये नया वेरिएंट आया है। और पाकिस्तान की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो आइंदा आने वाले दिनों में क्रिकेट के जो बात करें, बहुत सारे इवेंट्स होने वाले हैं। PSL इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन जो पाकिस्तान में होना है। और उसके लिए अगर हम सब चाहते हैं कि हम बाकायदा तौर पे स्टेडियम्स में जाके इसको मैचेस को एंजॉय कर सके, तो हमें अभी से एहतियात की जरूरत है। क्योंकि अगर खुदा ना खास्ते बात बढ़ गई तो फिर ये भी मेरी खास तौर पे अपील है लाहौरियों, कराची वालों और रावलपिंडी वालों, प्लीज आप बहुत ज्यादा एहतियात करें। हम नहीं चाहते ये वाला पंजाबी में हम नहीं चाहते कि किसी वजह से भी PSL डिस्टर्ब हो। हम बहुत अच्छे से इस क्रिकेट को एंजॉय करना चाहते हैं। पिछली दफा भी चल रहा था, फिर ताखीर हुई और फिर उसके बाद हो तो गया इवेंट। लेकिन हम अगर थोड़ी एहतियात कर लेंगे, जैसे मैंने देखा लोग मास्क पहन रहे हैं, काफी लोग मास्क पहन रहे हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं भी पहन रहे। तो अगर एक भी नहीं पहनेगा या 2 लोग भी नहीं पहनेंगे तो दे कैन कॉज अ ट्रबल फॉर ऑल ऑफ अस। तो हम सबको अगर कलेक्टिवली मास्क पहनना है, और वैसे ही स्मोक तो है ही माशाल्लाह, गला तो आपको लगी रहा होगा मेरा सिचुएशन में। और साथ साथ सबसे बढ़कर वैक्सीनेशन करवा ले। इससे आसान चीज और कुछ नहीं हो सकती कि आप कोविड से खुद को बचा रहे हैं। गवर्नमेंट वैसे जबरदस्ती लगाएगी आपको। हाँ, वैक्सीन अगर आपने नहीं लगवाई होगी, खड़े खड़े वैक्सीन, पहले जैसे चालान नहीं होता था आपका, वैसे वैक्सीन लगेगी। अच्छा जनाब, आगे बहुत कुछ है शो में, बहुत सारी बातें करनी है। सियासत पे तो बात करते ही करते हैं, लेकिन आगाज में आपको बताएंगे आज हेडलाइंस। ईवीएम का इस्तेमाल तो हर सूरत होगा, गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन की मुआविनत और फंड्स जारी करने के लिए तैयार। साईं सरकार जाग उठी, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तामीरात रेगुलराइज करने का ऑर्डिनेंस गवर्नर। ओमिक्रॉन का रास्ता रोकने के लिए NCOC के बड़े फैसले, वैक्सीनेशन के हवाले से जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का ऐलान। वैक्सीन न लगवाने वालों को मौके पर वैक्सीन लगाने की मुहिम शुरू, टीमें तैनात कर दी गयी। शोबा तालीम में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पाकिस्तान में कितना मुअस्सर, जानेंगे चेयरमैन IBCC डॉक्टर शहजाद जीवा से। वादिये नीलम का हुस्न हमारे मनफी रवैयों की जद में है, जानिए सेगमेंट सफर है शर्त में। जी जनाब, हेडलाइंस आपने देखी, क्रिकेट पे भी बात होगी, सियासत पे भी बात होगी, सेगमेंट्स भी होंगे, लेकिन बड़ी खबर। बड़ी खबर, सबसे बड़ा तनाजा मुसलसल चल रहा है, सेटल नहीं हो रहा है, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है दोनों के लिए, यानी कि हुकूमत के लिए भी और इस इदारे के लिए जिसने इलेक्शंस करवाने हैं। हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात कर रहे हैं। इस मामले पर एक बार फिर हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान माज़ाराई शुरू हो गई है। मुझे तो लगता है खत्म भी कम ही हुई थी। कब हुई थी? गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने इलेक्शन कमीशन को फंड्स को EVM से मशरूत करते हुए इलेक्शन कमीशन को एक पैगाम दिया था कि EVM का कानून मार्ज़े वजूद में आ चुका है, इट्स अ लॉ नाउ। पार्लियामेंट के हवाले से उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट मैंडेट देता है कि इलेक्शन फौरी तौर पर EVM पर ही करा जाए। गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन को उसी सूरत में फंड्स देगी जब इंतखाबात EVM के जरिए होंगे। इस बात पर नून लीग ने शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए वाज़ेह किया कि इलेक्शन कमीशन के फंड्स का इख्तियार पार्लियामेंट के पास है, गवर्नमेंट फंड्स कैसे रोक सकती है। ताहम वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज ने एक TV प्रोग्राम में बताया कि काबीना में इलेक्शन कमीशन की जो फंडिंग है उसे रोकने का कोई फैसला नहीं हुआ। EVM के मामले पर पंजाब गवर्नमेंट का भी बड़ा फैसला सामने आया है और कहा गया है कि पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन EVM से ही कराए जाएंगे और वोटिंग मशीन को नए बल्दियाती कानून का हिस्सा बनाकर मंजूर कराया जाएगा, जिस पर सूबाई इलेक्शन कमीशन का कहना है कि EVM मशीन के इस्तेमाल से मुतल्लिक 3 मुख्तलिफ कमेटियां बना दी गई हैं जो रिपोर्ट मुरतब करने के लिए टाइम फ्रेम भी मुकर्रर है और कमेटियों की सिफारिशात के मुताबिक
5 रुकनी कमीशन अपनी राय से हुकूमत को आगाह करेगा। दूसरी जानिब ये खबरें भी आ रही हैं कि वफाकी गवर्नमेंट ने ईवीएम के इस्तेमाल के लिए कमेटी बना दी है जो कि इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करेगी। साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम्स के लिए जो फंड मांगे हैं वो भी देने के लिए तैयार है। बिल्कुल, इसी हवाले से हमारे साथ बड़ी अहम शख्सियत जो इस हवाले से बड़ी मौजूदियत हम अगर कहें इलेक्शंस के हवाले से तो गलत नहीं होगा। अहमद बिलाल महबूब साहब, आप उनको जानते हैं, बिल्डेट के सरबराह हैं और पाकिस्तान के इलेक्टोरल प्रोसेस और पाकिस्तान के जो इलेक्शंस हैं उनको बहुत ही डीपली समझते हैं और जानते हैं। उनसे ज़रा पूछते हैं कि वो इस सारे निज़ाम पर इस वक्त जो एक महाज़राई किसी कैफियत है इसमें उनकी क्या राय है। अहमद बिलाल साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ एक्सप्रेसो में मौजूद हैं और आपको सुबह खैर भी। आई होप आपके दिन का आगाज़ अच्छा हुआ है। ये जो एक सिलसिला शुरू हुआ है इस पे जाने से पहले सबसे पहले तो आप बीइंग एन इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर अगर मैं आपसे पूछूं, गवर्नमेंट जिस चीज़ को इन्फोर्स कर रही है या जिसके ऊपर स्ट्रेस आउट जिसके ऊपर जोर दे रही है कि ये ईवीएम को लाया जाए इलेक्शन प्रोसेस के अंदर, ये आपके ख्याल में किस हद तक मुमकिन है शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के अंदर? क्या इलेक्शन कमीशन फंड्स वगैरह मिलने के बाद वाकई इसको इस्तेमाल कर सकता है, इस पोजीशन में है? देखिए, जो वक्त की कमी है इसकी वजह से ये मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है, नामुमकिन नहीं है। तो इस वक्त चूंकि 20 महीने के करीब रह गए हैं और ये इंटरनेशनल टेंडर होगा, इसकी स्पेसिफिक जी बिलाल साहब करेंगे मैन्युफैक्चरर और फिर वो बनाना शुरू करेगा, क्योंकि ये बना बनाया तो रखा नहीं होता। तो उसमें वक्त की मुझे किल्लत नज़र आ रही है। तो इसमें इम्कान मौजूद है कि 2023 के इंतखाबात से पहले ये तमाम पाकिस्तान में डिप्लॉय ना हो सके, इस बात का इम्कान मौजूद है। और ये गालिबन इलेक्शन कमीशन ही बेहतर पोजीशन में होगा कि वो इसकी टाइमलाइन के बारे में फ़ैसला करे। लेकिन हमारा मुल्कों के मामलात हैं उसमें कभी दुनिया में इतनी बड़ी तादाद में कुछ 4-4.5 लाख, बल्कि आप कहते हैं 9 लाख मशीनें एक ही किस्त में डिप्लॉय कहीं भी नहीं हुई। ये किस्तवार होती हैं, फेज़ वाइज होती हैं और वही मुनासिब तरीका होता है। तो इसलिए इसके बारे में ख़दशा मौजूद है कि ये 2023 से पहले शायद ये पूरा काम डिप्लॉय ना हो सके। हो गया, यानी कि ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, इम्पॉसिबल नहीं है आपके मुताबिक, लेकिन इसकी जो डिप्लॉयमेंट वो थोड़ी मुश्किल हो सकती है। साथ साथ अब गवर्नमेंट की स्टेटमेंट के हवाले से गवर्नमेंट ने बड़ा एक ओपन मैसेज दिया इलेक्शन कमीशन को कि अगर ईवीएम के जरिए इलेक्शन ना कराया गए तो हम फंड्स जारी नहीं करेंगे। आपके नज़दीक गवर्नमेंट का ये मैसेज देने का पर्पस क्या था कि जो फंड्स रोकने का एक मामला है इसको आप किस तरह से देखते हैं? हुकूमत है और जब ईवीएम के बारे में जो कमेटी बनी है उसके कन्वीनर भी हैं शिबली फराज साहब, उन्होंने उसकी वजाहत दे दी है। तो ये मेरे ख्याल में अब उसी वजाहत को ही कबूल कर नहीं हुआ भी नहीं है और इसके बारे में बात करना भी मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं था, क्योंकि एक आईनी इदारा है, उसके फ़राइज़ हैं, उसकी फ़राइज़ की तकमील के लिए जितने भी फ़ंड चाहिए होते हैं उसको तो कौमी असम्बली में भी वोटिंग नहीं होती। कौमी असम्बली में हमारे आइन के आर्टिकल 81-82 के तहत ये चार्ज एक्सपेंडिचर होते हैं, जैसे सदर ममलकत के फ़ंड्स हैं, जैसे कौमी असम्बली के फ़ंड हैं, सेनेट के फ़ंड हैं। इसी तरह ये इलेक्शन कमीशन के फ़ंड्स भी चार्ज एक्सपेंडिचर होता है और इसके बारे में वोटिंग भी नहीं होती। तो उसको रोकने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इस किस्म के इम्कानात भी ज़ाहिर नहीं किए जाने चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में इसके बारे में अगर मुझे कहीं मैं स्पेकुलेट करूँ तो ये होगा कि शायद हुकूमत इलेक्शन कमीशन को शायद ज़्यादा सीरियस पॉइंट की हुकूमत इलेक्शन कमीशन को ज़्यादा सीरियस। बिलाल साहब, आप अगर सुन पा रहे हैं तो अपना जल्दी मुकम्मल कीजिएगा। आपको ये स्पेकुलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह रहे हैं कि हुकूमत इलेक्शन कमीशन को ज़्यादा सीरियस नहीं ले रही, ये कहना चाह रहे थे आप? रब्ता करने की भी कोशिश करते हैं ईवीएम के इस्तेमाल के हवाले से। जी सर। जी बिलाल साहब, बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज़ आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। जी, मैं ये कह रहा था कि शायद इसलिए बात कही गई हो कि हुकूमत शायद ये चाहती हो कि इलेक्शन कमीशन बड़ा सीरियसली इस बारे में काम करे और उनको थोड़ा सा दबाव में लाया जाए। तो ये भी एक वजह हो सकती है ये बात कहने की, वरना इस बात में सीरियस लेने की कोई बात नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता कि इलेक्शन कमीशन के फंड्स को रोका जा सकता।
फवाद चौधरी साहब, आजम सवाती साहब वजीर रेलवे, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स भी, बड़ी क्रिटिकल स्टेटमेंट्स भी दी इलेक्शन कमिश्नर साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब और इलेक्शन कमीशन को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि इदारा एक पार्टी बन चुका है। फिर कुछ पैसे लेने देने के भी बड़े सीरियस इल्जामात लगाए। फिर इन दोनों वज़रा को इलेक्शन कमीशन ने तलब भी किया। फवाद चौधरी साहब ने तो रिपोर्टेडली अपनी रिटर्न जो अपनी स्टेटमेंट थी उसके अंदर अपोलोजाइज भी किया इस स्टेटमेंट के ऊपर। लेकिन अब हम अगर आपसे ये जानें कि क्या ये जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं इसके पीछे भी वही एक माइंडसेट है, चूँकि अगर काबीना फिल वक्त ये कह नहीं रही इलेक्शन के हवाले से, जैसा कि शिबली फराज साहब ने कहा इलेक्शन कमीशन के हवाले से, लेकिन वफाकी काबीना का ख्याल बहरहाल ये ज़रूर है और ये बातें पहले होती आई हैं। वज़रा मुख्तलिफ मकामात के ऊपर, मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर, टीवी चैनल्स पर, टॉक शोज़ में, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में इलेक्शन कमीशन पर एतराज़ात उठाते आए हैं। तो ये उसी सिलसिले की कड़ी तो नहीं है कल फवाद साहब की जो स्टेटमेंट आई है? जी हाँ, उससे बहुत बड़ा एक मसला ये है कि इनकी बातों से ऐसे लगता है कि इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के दरमियान एक ट्रस्ट डेफिसिट है, दोनों के दरमियान एक बदगुमानी की फिजा है और ये बहुत खतरनाक बात है। किसी भी ये ऐसा तो होता रहा है माजी में कि अपोजिशन कमीशन के ऊपर तनकीद करती रही है, लेकिन किसी हुकूमत का इलेक्शन कमीशन के बारे में इस तरह से एक मुसलसल महाजराई कायम रखना तो मुनासिब नहीं है। लेकिन फवाद चौधरी साहब ने बहुत अच्छा किया है, बहुत मुनासिब किया है कि उन्होंने अपोलोजाइज कर लिया है। मेरा ख्याल में सवाती साहब को भी ऐसा ही करना चाहिए और बदगुमानी की फिजा को दूर करना चाहिए। अब ये कानून बन गया है, इसके ऊपर अमल करेगा इलेक्शन कमीशन, हम सब के लिए ये कानून है, तो अब इसके बारे में बदगुमानी खत्म हो जानी चाहिए मेरे ख्याल में। अब साथ साथ हम पंजाब गवर्नमेंट की भी बात करें। इन्होंने बल्दियाती इलेक्शन ईवीएम के जरिए कराने का फैसला किया है और आप इसको लोकल गवर्नमेंट उसको कहा जा रहा है कि तरमीमी बिल में शामिल किया जाएगा। ईवीएम के इस्तेमाल पर स्पेसिफिकली अगर हम पंजाब हुकूमत की बात करें तो इतनी जो कहने जल्दबाजी है, इतनी उजलत क्यों दिखाई दे रही है हमें? देखिए, अगर तो वो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन 2023 या उसके भी बाद करवाना का इरादा रखते हैं तो फिर तो ईवीएम की बात ठीक है, वरना मेरे ख्याल में तो ईवीएम की पाक इसलिए लगाई जा रही है कि शायद ये इंतखाबात जो कराने मकसूद नहीं है वो किसी न किसी तरीके से मुलतवी हो जाए। तो 6 महीने में इंतखाबात होने हैं। अब अगर 2023 में ही ईवीएम्स की फराहमी एक सवाल है तो ये लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में कहाँ से आ जाएंगे ईवीएम्स? ये तो बड़ी गैर हकीकत पसंदाना सी बात है और मैं नहीं समझता कि ये कोई सीरियसली लेने वाली बात है। इसके लिए तो इम्कानात मुझे बिल्कुल ही नजर नहीं आते। सवाल मेरा पिलडेट की, चूंकि आप सरबराह ऑफ एंड ऑन आप मुख्तलिफ सर्विस कंडक्ट करते रहते हैं, दोनों हवालों से गवर्नमेंट के हवाले से शायद भी अभी पूछना चाहिए या नहीं, 2 साल बाकी है, लेकिन अगर उस हवाले से भी बता पाएं और ईवीएम के हवाले से भी बता पाएं, कोई इत्तलात है अवाम के अंदर? अहमद बिलाल महबूब साहब, क्या सेंटिमेंट है, अवाम इसको कैसे ले रही है? क्या अवाम इसको एक्सेप्टेबिलिटी के लिए तैयार है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सिस्टम को? देखिए, हमने इस पर कोई इस तरह का पब्लिक ओपिनियन पोल तो नहीं कराया साइंटिफिक, और मैंने कोई दूसरा पोल अभी देखा भी नहीं, शायद किसी ने किया हो। लेकिन अभी हमने एक नौजवानों का एक सेमिनार था, 200-300 लोग थे, उसके अंदर हमने एक ऐसी स्ट्रॉ पोल जिसे कहते हैं वो करने की कोशिश की थी। तो उसके अंदर ओपिनियन बहुत डिवाइडेड थी। कोई तकरीबन 55% लोग तो समझते थे ये मुमकिन है या ये करना चाहिए, और 45% लोगों का ख्याल था कि होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल में हमने पार्लियामेंट में देखा था वोटिंग के टाइम पे पैटर्न, तकरीबन वही हमारी सोसाइटी के अंदर भी मौजूद है। सोसाइटी बहुत ऑलमोस्ट इवनली डिवाइडेड है। ठीक है, अहमद बिलाल महबूब साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अलग सुबह हमें वक्त दिया, हमारे साथ इस अहम मामले पे बात की और यकीनी तौर पे आपकी जो राय है वो बड़ी अहम है इस मामले पे। अहमद बिलाल महबूब सरबराह पिलडेट हमारे साथ मौजूद थे और मुझे लगता है कि जो ईवीएम की मशीन पर अमल दरामद है ना, ये भी मुराद सईद के $200 अरब हैं, जो कि उन्होंने कहा था अगले दिन इमरान खान आएंगे और $200 अरब आ जाएंगे, 100 अरब हम लोगों के ऊपर लगाएंगे और 100 बाहर के लोगों को दे देंगे। गवर्नमेंट को लगता है कि बहुत चेंज बहुत जल्दी रैपिड होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं कोई एक्सपेरिमेंट तो हो, पता चले। इलेक्शन सबसे अहम चीज है, लेकिन इमरान ने इन शॉर्ट सारी बात का क्रक्स था कि जिस तब्दीली के आपके ख्वाब दिखाए गए थे, ये ईवीएम मशीन भी उसी तब्दीली की एक कड़ी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आज अक़वाम मुत्तहिदा के तहत दुनिया भर में गुलामी के खात्मे का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद जिनसी इस्तेहसाल, संगीन जराइम और अक़लियतों के साथ नारवा सलूक के खात्मे के साथ साथ जदीद दौर में गुलामी की जंजीरों को तोड़ना है। लेकिन आज
आज के दिन की हम अगर ख़ास तौर पे बात करें, मकबूजा कश्मीर के उन 90 लाख मासूम कश्मीरियों को कैसे भूल सकते हैं जिन्हें पिछले कई बरसों से हिंदुत्व की शिकार मोदी सरकार ने अपने नाकाम अज़ाइम के लिए गुलाम बनाकर रखा है। इससे बड़ी और गुलामी की क्या मिसाल होगी। अगर आज गुलामी की बदतरीन शक्ल देखनी है तो मकबूजा कश्मीर के उन मासूम बच्चों को देखिए जिन्हें वालिद के साए से महरूम कर दिया गया, उन बेवा ख़वातीन को देखिए जिनके सुहाग उजाड़ दिए गए, उन नौजवानों को देखिए जो जद्दोजहद आज़ादी के लिए अपनी जानों की परवाह नहीं करते, उन कश्मीरी तालिब इल्मों को देखें जिन्हें तालीम हासिल करने की इजाज़त नहीं है, उन बुजुर्ग मरीजों को देखें जो अपनी बीमारी से तड़प रहे हैं लेकिन उन्हें अस्पताल नहीं जाने दिया। लेकिन साथ साथ अगर हम बात करें 5 अगस्त 2019 से मोदी सरकार तकरीबन 90 लाख नहत्ते कश्मीरियों के साथ गुलामों जैसा सलूक कर रही है। इन पर जिंदगी को तंग कर दिया गया है, नौजवानों को कत्लेआम किया जा रहा है और ख़वातीन का जिनसी इस्तेसाल किया जा रहा है। सोशल पाबंदियां लगाकर कश्मीरियों को दुनिया से अलग कर दिया गया है। हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करने के जुर्म की पादाश में मासूम कश्मीरियों पर गाली से लेकर गोली तक, टेरर गन शेल से लेकर बैलेट गन्स तक कोई ऐसा हथियार बाकी नहीं है जो भारतीय फ़ौज की जानिब से उन पर नहीं आजमाया गया। लेकिन लाखों जाने देने के बाद भी कश्मीरी नौजवान भारतीय गुलामी का तौक तोड़ने के लिए पुरअज़्म हैं। बिल्कुल। और हिंदू जुनूनियों की बात यहाँ पे करें तो गुलाम बनने पर मौत को मुख्तलिफ मामलात पर हम देखते हैं कि हमारे जो मुजाहिदीन हैं वो गुलामी की ज़िंदगी नहीं जीना चाह रहे, कश्मीरी गुलामी की ज़िंदगी नहीं जीना चाह रहे, नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ रहे हैं और आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। भारतीय फ़ौज की दरिंदगी के बावजूद अपने हक़ के लिए खड़े हैं, जिस पर कई आलमी रिपोर्ट्स भी सामने आ चुकी हैं जो भारत का मकरू चेहरा बेनकाब करने के लिए काफ़ी हैं। और अब वक्त आ गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ के अलमबरदार आगे बढ़ें और कश्मीरियों को भारतीय गुलामी से निजात दिलवाएं। अक़वाम मुत्तहिदा को ये चाहिए कि वो इस कश्मीर कॉज के साथ खड़ी हो और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक इस तनाज़ा कश्मीर को हल करें। इसी सूरत हाल पर आज हम बात करेंगे। हमारे पास सीनियर ब्रॉडकास्टर नईमा अहमद महजूर साहिबा मौजूद हैं और उनसे हम आज के दिन के हवाले से भी बात करते हैं। बहुत शुक्रिया नईमा साहिबा कि आपने इस इम्पॉर्टेंट दिन के ऊपर हमारे साथ गुफ्तगू कर रही हैं। आप आज दुनिया भर में गुलामी के खात्मे का आलमी दिन मनाया जा रहा है और हम स्पेसिफिकली अगर कश्मीर की बात करें तो पिछले कई सालों से जो 90 लाख कश्मीरी हैं वो भारतीय गुलामी में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज के दिन की मुनासबत से आप क्या कहेंगे? जी, आज का दिन जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए बहुत अहमियत का हामिल है, इसलिए कि बहुत सारे अक़वाम जो है दुनिया में वो हो सकता है कि ग़ुलामी के दौर से आज़ाद हो गए हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के अवाम अब भी इस दौर में जकड़े हुए हैं। 1847 में जब साम्राज्य ताकत ने जम्मू कश्मीर को महाराजा गुलाब सिंह के हाथों फ़रोख्त किया था, जिसमें इंसान समेत ज़मीन जायदाद, माल मवेशी, पहाड़, दरिया, झील सब कुछ शामिल था। उसके बाद से ये दौर जो है अब तक चल रहा है और हम समझ रहे थे कि 47 में दो मुल्क जो है बर-ए-सग़ीर में जब उनका वजूद कायम हुआ हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, उसके बाद कश्मीर में जो सख्तियाँ हैं वो बंद हो जाएंगी, लेकिन वो सख्तियाँ, वो बंदिशें, वो ग़ुलामी की ज़ंजीरें मुसलसल कायम हैं आज तक। और जिसमें आपने देखा शिद्दत उस वक्त आई जब 5 अगस्त 2019 को हुकूमत भारत ने इसकी अंदरूनी खुद मुख्तारी ख़त्म करके जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज़ में तकसीम कर दिया। उसके बाद से जम्मू कश्मीर के लोगों को एक बड़ी जेल में मुंतकिल किया गया है और ये सिलसिला आज तक जारी है और अवाम इससे जूझ रहे हैं और इन मसाइब से गुज़र रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि आज के दिन की अहमियत है और जम्मू कश्मीर के अवाम भी इस दिन की अहमियत को समझ रहे हैं और अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि वो भी इस ग़ुलामी के दौर से इंशाअल्लाह। इसमें कोई शक नहीं कि जो भारतीय हुकूमत की सिफाकी है और भारतीय फ़ौज की दरिंदगी है वो इंतहा तक पहुँच चुकी है। नौजवानों का कत्लेआम हो रहा है और इंसानी कदरें वहाँ पर फरामोश की जा रही हैं। भारतीय फ़ौजी इसका सरेआम एतराफ़ करते भी नज़र आते हैं। आलमी बरादरी, मेरा हमेशा ये सवाल होता है, इस दरिंदगी का नोटिस कब लेगी? क्या अमर माने हैं, क्यों नहीं नोटिस ले रही आलमी बरादरी इसका? जी, इंसानी हकूक़ के आलमी इदारों ने भी इस बात का सीरियस नोटिस लिया है कि जम्मू कश्मीर में जो इंसानी हकूक़ की मुबैना पामालियाँ हो रही हैं और उसको रोक दिया जाना चाहिए। और वो चाहे अक़वाम मुत्तहिदा का इंसानी हकूक़ से इदारा है या आप एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच, उनकी रिपोर्टें आई हैं और वो बार बार इस पे बयानात भी जारी कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के आड़ में मासूम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। अभी कुछ ऐसे एनकाउंटर्स भी हुए हैं जिनके बारे में फिर खुद हुकूमत ने इतराफ़ भी किया
कि ये जाली एनकाउंटर थे और इनमें मासूम शहरी मारे गए हैं, जैसे हैदरपुरा का आपने अभी देखा, जिसमें मासूम शहरी जो है वो हलाक किए गए थे। लेकिन इसके बावजूद भी, हुकूमत के एतराफ़ के बावजूद भी इस तरह की कार्रवाइयाँ जारी हैं और आवाम को इस वक्त जो हरासा करने की जो कार्रवाई है वो बदस्तूर कायम है। तो इस पे चाहिए कि जो आलमी इदारे हैं और ज़्यादा प्रेशर जो है बिल्ड करें ताकि हुकूमत भारत इन पामालियों को रोके और कश्मीरियों को सुकून से रहने का मौका फराहम। बिल्कुल, नोटिस तो लिया जा रहा है लेकिन इस पे मजीद प्रेशर डालने की ज़रूरत है, क्योंकि इदारे, अगर आलमी इदारे इस हवाले से नोटिस ले भी रहे हैं लेकिन खातिर खास का कोई इम्पैक्ट हमें नज़र नहीं आ रहा। अगर हम भारतीय गैर कानूनी कब्जे की भी बात करें, वो भी मकबूजा कश्मीर में जारी है। हम कब एक्सपेक्ट करेंगे कि ये आलमी जो इदारे हैं या बरादरी इस बात का नोटिस ले और जो आज़ादी का सूरज है वो कश्मीर में तलू हो? पुरमन तहरीक अपनी चला रहे हैं सियासी हकूक़ के लिए, माशी हकूक़ के लिए, माशरती हकूक़ के लिए, और ये जद्दोजहद एक लंबे अरसे से जारी है और इसके लिए अवाम इसलिए भी तैयार हैं कि हो सकता है कि इस जद्दोजहद को अभी मज़ीद और आगे ले जाना होगा। लेकिन सवाल ये है कि जब तक दूसरी जो बिरादरियां हैं, आलमी बिरादरी, जब तक वो इसमें जम्मू कश्मीर के अवाम की यकजहती में उठ खड़ी नहीं होती है, तब तक मुझे लगता है कि दोनों मुल्क जो हैं न तो मुज़ाकरात की मेज़ पे आ रहे हैं, न तो किसी तरह से इस मसले का हल तलाश कर रहे हैं। तो इसका खमियाजा जो है वो जम्मू कश्मीर के अवाम भुगत रहे हैं। तो चाहिए कि दोनों मुल्कों को आगे आना चाहिए और जम्मू कश्मीर को हल करने के लिए इक़दाम करने चाहिए ताकि इस पूरे ख़ित्ते में एक तो अमन और सुकून आ जाए और दूसरा जम्मू कश्मीर के अवाम को भी कम से कम नईमा साहबा, देखा कि जब एनेक्स किया गया कश्मीर को, 5 अगस्त के इक़दाम किए गए, उस वक्त पाकिस्तान ने बड़ा रिएक्शन भी दिया, पाकिस्तान के अंदर एहतजाज भी हुआ, वज़ीर आज़म ने ख़ुद को कश्मीर का और कश्मीरियों का बार बार सफ़ीर कहा। पिछले कुछ अरसे से ये अमल ठंडा पड़ गया। प्राइम मिनिस्टर हाउस में ना कोई उसके सामने रैली होती है, ना एहतजाज होता है, और हमें ये देखकर कुछ हद तक अफसोस भी होता है कि ये बैक बर्नर पे डाल दिया गया इस इशू को। बुनियादी तौर पे आप इसकी क्या वजह देखती हैं, बीइंग अ कश्मीरी एंड अ जर्नलिस्ट? देखिए, अगर आप अपने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म या पाकिस्तानी हुकूमत की बात कर रहे हैं तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तानी हुकूमत का भी जो रिस्पांस होता है वो हमेशा इवेंट ड्रिवन होता है। जिस तरह आपका मीडिया भी, जम्मू कश्मीर में कोई इवेंट हो, कोई इस तरह का इंसिडेंट हो तो मीडिया एकदम से इसको उठाता है, वरना मीडिया बाद में खामोश हो जाता है। इसी तरह से पाकिस्तानी हुकूमत भी इवेंट ड्रिवन रिस्पांस उनका होता है। मुझे लगता है कि जैसे अगर भारत कहता है कि जम्मू कश्मीर उसका अटूट अंग है, तो लेकिन उसको डिमॉन्स्ट्रेट भी कर रहे हैं, वो चाहे आलमी सतह पे या कौमी सतह पे या मकामी सतह पे। तो जो हमें लग रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से इस तरह का रिस्पांस नहीं होता है, और हो सकता है कि पाकिस्तान अब नहीं समझता है कि जो उनकी पॉलिसी थी कश्मीर से मुतालिक वो चेंज हो गई है, या फिर उसकी सोच जो है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की वो तब्दील हो गई है। लेकिन यही एक तरह से जो ओवरऑल फीलिंग है वो ये है कि पाकिस्तानी हुकूमत जो है बहुत ही ऐसा लैकलस्टर अप्रोच हमेशा से रहता है, या इवेंट ड्रिवन अप्रोच रहता है, जिससे फायदे बुनियादी वजह है कि कोई इवेंट होगी, कुछ स्टेटमेंट्स या एहतजाज सामने आता है। नईमा साहिबा, थैंक यू वेरी मच। हमने कोशिश की कि हम इस पर बात करें, बात हम इस पर करते रहेंगे क्योंकि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम में बात करेंगे ई लर्निंग के हवाले से। मौजूदा सूरत हाल और जदीद दौर के पेश नज़र टेक्नोलॉजी हर शोबे ज़िंदगी में इस्तेमाल हो रही है और वक्त की अहम ज़रूरत भी है कि जो तालीम का शोबा है उसको भी ई लर्निंग में ढालकर तालीमी जो सरगर्मियों हैं उसको बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया जा सके। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में ई लर्निंग अमली तौर पर मुमकिन है, और इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि शोबा तालीम में जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है वो पाकिस्तान में कितना मौसर है। बिल्कुल, इसी हवाले से हमारे साथ डॉक्टर शहजाद जीवा मौजूद हैं।
हैं। आप आगा खान यूनिवर्सिटी एग्जाम बोर्ड के डायरेक्टर हैं और फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज के असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं। इसके साथ साथ चेयरमैन नेशनल स्टीयरिंग कमेटी ऑफ इंटर बोर्ड भी हैं। उनसे हम बात करेंगे ज़रा इसी हवाले से, उनकी एक्सपर्टीज से ज़रा फ़ायदा उठाते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस एंड गुड मॉर्निंग। आई होप यू हैव गुड डे। सबसे पहले तो हम इस पे मुसलसल बात करते चले आ रहे हैं और एक एक्सचेंज ऑफ थॉट से अच्छा एक ओपिनियन डेवलप हो रहा है और हमें लग रहा है कि ये वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह बेहतर रिजल्ट्स लेकर आएगा। आप हमें इस हवाले से, चूंकि आप इतने बड़े इदारे के एग्जामिनेशन को देखते हैं, ई लर्निंग में एग्जामिनेशन के कॉन्टेक्स्ट पे सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सवालात भी इसी पे होते हैं कि जिसको प्योरीफाई कैसे किया जाए इस प्रोसेस को, और फिर क्या जो लर्न किया गया है वो तलबा आगे डिलीवर कर सकते हैं ऑनलाइन एजुकेशन के जरिए, एग्जामिनेशन के जरिए। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है, ज़रा शेयर कीजिए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब। आपका जो सवाल है इसमें जो आपने इम्तिहान से ई लर्निंग को जो मुंसलिक किया है, आई थिंक इसमें मैं आपसे कंप्लीट एग्री भी करूँगा, क्योंकि जो आपने पहले कहा कि ऑनलाइन लर्निंग एक ऐसा एक नई फील्ड है जो स्पेशली पाकिस्तान में कोविड में हमने देखा कि ये इस हमारे मुल्क में स्कूलों में इसे इस्तेमाल किया गया। ये किस तरह बनाया जाता है, इसमें कंटेंट कैसे होते हैं, जब आप असेसमेंट की बात करते हैं उसमें असेसमेंट कितने रिलायबल है, ये तमाम चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, अहम है कोई भी ऐसे प्रोग्राम को लॉन्च जब आप करते हैं। जो ऑनलाइन एजुकेशन या ऑनलाइन लर्निंग जो शुरू हुई वो 1994 में सबसे पहले शुरू हुई, जो अमेरिका में हुई, और फिर ये बाय 2010 ये काफ़ी एक्सपेंड होना शुरू हुआ। यूएस में यूनिवर्सिटी लेवल पे 1/3 ऑफ द स्टूडेंट पॉपुलेशन एटलीस्ट वन कोर्स ऑनलाइन कर रही थी। आपने साथ साथ देखा कोर्सेरा, Udacity एंड एज वेल एज edX, ये तमाम प्रोग्राम जो मूक में लॉन्च हुए। मूक इज बेसिकली मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ओके, तो ये भी काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। फॉर एग्जांपल कोर्सेरा में 77 मिलियन स्टूडेंट्स इस वक्त इसमें रजिस्टर्ड है। तो ये ऑनलाइन इज रियली एन इंटरेस्टिंग फील्ड जो मेरे ख्याल से इट्स इनएविटेबल, ये एक्सपेंड होगी। ऑफ कोर्स इसके काफ़ी चैलेंजेस भी हैं और इसमें काफ़ी तहकीक की भी ज़रूरत है। इसमें जब आप इस चीज़ को देखते हैं, अगर हम अपने पाकिस्तान की कॉन्टेक्स्ट में देखें तो मेरे ख्याल में यहाँ पर मज़ीद तहकीक की ज़रूरत है। और जब आप उसको एग्जामिनेशन से लिंक करते हैं तो डेफिनेटली इसमें ये ज़रूर देखना चाहिए हमें कि जिस तरह आपको मालूम है कि हमारे मुल्क में जो पाकिस्तान के जो इम्तिहानी पर्चे जिस तरह बनते हैं, वहाँ रोट लर्निंग कल्चर बहुत है। तो अगर हमारे ये ऑनलाइन कंटेंट भी उसी तरह बनाए गए तो मेरे ख्याल से वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो हमें बड़ा केयरफुली इस चीज़ को आगे लेके चलना चाहिए, लेकिन इसे ज़रूर आगे ले जाना चाहिए। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर शहजाद, जिस तरह से आपने कहा कि पाकिस्तान की अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं, दुनिया भर में तो इस तरीका तालीम को बहुत ज़्यादा अडॉप्ट भी किया जा रहा है और लोग इस हवाले से अवेयर भी हैं। पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो क्या जो ई लर्निंग है ये बेहतर अंदाज में इसका अमल दरामद किया जा सकता है, और उसमें जो चैलेंजेस है क्या उनको ओवरकम करना हमारे लिए नियर फ्यूचर में पॉसिबल है कि हम प्रॉपर तौर पर इसको इम्प्लीमेंट कराएं पाकिस्तान में? डेफिनेटली ये क्यों नहीं हो सकता, जब दुनिया भर में दूसरे मुल्कों में हो सकता है तो हमारे मुल्क में भी ये होना चाहिए। इसके जो चैलेंजेस हैं वो ये कि हमारे मुल्क में जहां हम इंटरनेट की बात करते हैं तो उसकी एक्सेसिबिलिटी इश्यूज़ है, डिवाइसेस की बात करते हैं तो उसके एक्सपेंसेस की इश्यूज़ हैं। तो मेरे ख्याल से अगर हुकूमत ने मेरे ख्याल से इसमें एक बड़ा अहम रोल प्ले करना चाहिए कि ये स्कूल और यूनिवर्सिटी जैसे इदारों में चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, इसमें सब्सिडी देनी चाहिए। इंटरनेट के हवाले से सब्सिडी देनी चाहिए फॉर डिवाइसेस जो एजुकेशनल पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसमें HEC एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है कि ऐसी फंडिंग्स दी जाए
ताकि इस ऑनलाइन लर्निंग, टीचिंग और ऑनलाइन असेसमेंट में तहकीक हो हमारे कॉन्टेक्स्ट में, हमारे पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि जिस तरह एक कहते हैं ना कि वन साइज फिट ऑल, ये नहीं होता। तो हमारे कॉन्टेक्स्ट में क्या सही है, क्या बेहतर हो सकता है, हमें ये भी सेलेक्ट करना होगा कि हमें किस सेगमेंट को एड्रेस करना है इसके लिए। बिकॉज ऑनलाइन अगर आप देखें फॉर वेरी अर्ली ईयर्स मेरे ख्याल से इतना सक्सेसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चों को एक टीचर के साथ एक एंगेज होना पड़ता है, एक सोशल एस्पेक्ट भी बड़ा अहम होता है। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि किस सेगमेंट ऑफ द स्टूडेंट के लिए ये बेहतर होगा। हमारे मुल्क में इश्यूज ऑफ ड्रॉप आउट है, हमारे स्कूल में इश्यूज है कि अच्छी किताबें नहीं है, हमारे स्कूल्स में इश्यूज हैं कि टीचर्स की ट्रेनिंग नहीं है। तो टीचर की ट्रेनिंग भी बहुत लाजमी है, क्योंकि इन्हें एक जो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कैसे करना, उस टूल को क्लासरूम में कब और कहाँ लेके जाना, ये बड़ा अहम है। ट्रू दैट। अच्छा, ये जो कॉर्पोरेट कल्चर हो, कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल्स हैं या पाकिस्तान की नेशनल कंपनीज हैं, इनके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर मुझे लगता है होता है, और बहुत सारी कंपनीज इसको फॉलो भी करती हैं अपने मैनिफेस्टोज के अंदर, वो होता है कम्युनिटी बिल्डिंग कि मुख्तलिफ जगहों पे। जैसे मैंने देखा थर के अंदर एक कंपनी ने रिसेंटली थर कोल के अंदर इन्वेस्टमेंट की, तो उन्होंने साथ कुछ बड़े अच्छे स्कूल्स भी बनाए, कुछ हॉस्पिटल्स बनाए, कुछ रोड्स भी बनाए, उससे एक कम्युनिटी को फ़ायदा हो रहा है लोकली। तो इसी तरीके से हमारा जो टेलीकॉम सेक्टर है, ओबियसली दे आर मेकिंग रियली गुड मनी फ्रॉम पाकिस्तान, और पाकिस्तान दुनिया की सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर मार्केट्स में से है। तो जो कॉर्पोरेट हमारी साइड है, उसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर साहब आप देखते हैं टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर फैक्टर कि वो ऑनलाइन एजुकेशन की जानिब अपना हाथ बढ़ाएं, जैसे कुछ कन्वीनियंट इंटरनेट पैकेजेस दे दिए जाएं या कुछ मोबाइल डिवाइसेस दे दी जाएं, इसका कितना रोल है और ये कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है पाकिस्तान में? बिल्कुल ठीक, पैसे तो मेरे ख्याल से सभी बना रहे हैं, नॉट ओनली टेलीकॉम। आई थिंक इसमें तमाम सेक्टर्स को जो कॉर्पोरेट में है, इन्हें पिच इन करना चाहिए, ना ही सिर्फ डिवाइसेस में, बल्कि जिस तरह अगर आपने देखा है कि जो एडटेक कंपनीज पाकिस्तान में जिस तरह आगे बढ़ रही हैं, आपने हाल ही में सुना होगा कि काफ़ी मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इनको फंडिंग्स भी उन्होंने जनरेट की है। दीज आर वेरी गुड साइंस, बट आई थिंक इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट रोल उनका ये है कि मल्टीपल कॉर्पोरेट सेक्टर से इनकी पार्टनरशिप, एंड देन इनकी पार्टनरशिप यूनिवर्सिटीज़ के साथ और स्कूल्स के साथ भी होनी चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ के साथ इसलिए ताकि वो तहकीक कर सके, वो रिसर्च कर सके। यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस जिस तरह के आगा खान में है, इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन डेवलपमेंट, लम्स हो गया, ज़ेबिस्ट है, और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर एजुकेशन पे बीएड, एमएड, पीएचडी रिसर्च होती है। तो उन स्कॉलर्स को भी इस प्लेटफॉर्म में लेके आना चाहिए थ्रू दीज फंडिंग्स, थ्रू दीज सपोर्ट्स। तो बहुत बड़ा रोल है, आपने बहुत ज़बरदस्त सवाल किया है, एंड आई थिंक इस पे आई थिंक गवर्नमेंट को पुश करना चाहिए, वो इंसेंटिव देने चाहिए उन कंपनीज को, उन ऑर्गेनाइजेशंस को, उन इदारों को जो इस चीज़ को आगे लेके जाए। एज आई सेड अर्लियर कि इनएविटेबल है ऑनलाइन टीचिंग, लर्निंग, असेसमेंट इज देयर, और पाकिस्तान में इसकी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। ठीक हो गया सर। साथ साथ आपने जैसे स्टेट लेवल पे तो होना चाहिए, कॉर्पोरेट कल्चर में भी इस चीज़ को प्रमोट करने की ज़रूरत है। लेकिन एक बात जो एक फैक्टर हम सबके दिमाग में आता है जब भी हम ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ जाते हैं, और हमने पिछले कुछ अरसे में देखा जब कोविड के दौरान हमारे बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन हासिल कर रहे थे, तो बहुत सारे पेरेंट्स का भी कंसर्न था कि ये जो ऑनलाइन का तरीका तालीम है, क्या ये इतना क्रेडिबल है, या जो इसके रिजल्ट्स आएंगे क्या उसका मयार, हम एक रवायती तालीमी तरीका तालीम की बात करें या ऑनलाइन एजुकेशन की बात करें, इन दोनों में जो मयार है क्या उसका डिफरेंस तो ज़्यादा नहीं होगा जो आइंदा जाकर बच्चों को फ्यूचर में थोड़ा नुकसान हो उसका? देखिए, ये बेसिकली हम एप्पल्स एंड ऑरेंजेस की इस वक्त बात कर लेंगे। जो कोविड के वक्त जो सिचुएशन आई थी, उस वक्त हम जो ऑनलाइन एजुकेशन में हमने एक जंप इन किया, दैट वाज अ रिएक्टिव अप्रोच, क्योंकि उस वक्त हमारे पास कोई और ऑप्शन थे नहीं, उस पर कोई तहकीक नहीं हुई थी, उसमें कोई एडवांसमेंट नहीं थी। तो डेफिनेटली उसके प्रोज एंड कॉन्स भी थे। प्रोज में मैं फर्स्ट ये बात करूँगा कि आई रियली सल्यूट द टीचर्स जिन्होंने, यंग टीचर्स एज वेल एज सीनियर टीचर्स, उन्होंने भी टेक्नोलॉजी सीखी और उसको इस्तेमाल करने सीखा और बच्चों को रीच आउट किया। तो इसमें हमें क्रेडिट तो उनको देना होगा। सही। आई नो पर्सनली टीचर्स हु आर सीनियर टीचर्स,
उन्होंने वाकई में बड़ी मेहनत से बच्चों को पढ़ाया। इसमें अगर आप देखें, इसमें कैमरा भी ऑन होता है, इसमें टीचर्स की प्राइवेसी भी इसमें इनको एक बहुत बड़ा चैलेंज हुआ था। उनके भी बच्चे होते, घर वाले होते हैं, और उनको मैनेज करना पड़ता है ये तमाम चीज़ें। तो जिस तरह उन्होंने लेके गए चीज़ों को, मेरे ख्याल से हमने इन्हें एक्नॉलेज करना होगा, रिकग्निशन देनी होगी टीचर्स को। जहाँ तक हम इसके डिसएडवांटेज की बात करेंगे, जी हाँ, वहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी इश्यूज भी हुए, बिजली का भी इशू आया, कंटेंट के लेवल पर भी इश्यूज आए। तो इसमें मेरे ख्याल से अगर इसे प्रॉपर तरीके से लेके जाना चाहिए तो इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। अगर कोर्सेरा की मैं बात करूँ, सॉरी, अगर मैं एक बात कोर्सेरा की मैं बात करूँ, कोर्सेरा में इस वक्त अराउंड ऑलमोस्ट 300 मिलियन इनका रेवेन्यू जनरेट होता है, लेकिन फिर भी आज भी ऑलमोस्ट 100 मिलियन के डेफिसिट में ये है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि एक जो हमें लगता है वेल स्टैब्लिश्ड ऑनलाइन सिस्टम है, वो भी अगर स्ट्रगल कर रहा है और उसे फंडिंग्स की ज़रूरत है, तो हमारे मुल्क में हमारे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, क्योंकि वो लैंग्वेज, वो हमारी ज़बान, चैलेंज बहुत बड़ा मल्टीपल लैंग्वेजेस भी है, उसको भी हमें एड्रेस करना होगा। हम ये नहीं कर सकते कि तमाम चीज़ें हम उर्दू में कर लिए, तमाम चीज़ें हमने अंग्रेजी में कर ली, हमें सिंधी, पश्तो, पंजाबी, उसमें भी कंटेंट डेवलप करना। बिल्कुल ठीक है। वो ये नहीं कि आपके कहने का मतलब ये है कि सीइंग आवर सोसाइटी हमारे लिए चैलेंज ज़्यादा बड़ा है, लेकिन अगर हम इसको ग्रेजुअली करना शुरू कर देंगे तो रिजल्ट्स आएंगे। ऐसा नहीं है कि हम रिजल्ट्स नहीं ले सकते, रिजल्ट्स ले सकते हैं हम। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया। आप अलग ये टॉपिक ऐसा है कि इस पर बड़ी लंबी बात करने का जी चाहता है, लेकिन वक्त की कमी है। थैंक यू, आप तशरीफ लाए, इंशाल्लाह दोबारा भी आपसे बात होगी और हम इस पर फोकस किए हुए हैं, हम इस पर बात करते रहेंगे। इस कल्चर को लाने के लिए हम सबको मिलकर एक माइंडसेट के साथ मेहनत करना होगी। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे मुल्क भर में सर्द मौसम तो आ चुका है, लेकिन साथ स्मॉग से जो मसाइल हो रहे हैं उससे शहरी बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला, और कहा यह जा रहा था कि अगर बारिश होगी तो मसाइल हल हो जाएंगे। दिसंबर स्टार्ट हो चुका है, हम जानते हैं जी कि बारिश बिल्कुल होगी। अच्छा, ओके। जब बारिशें होंगी या नहीं होंगी, इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ सरदार सरफराज अहमद साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने इस आज के दिन, चूंकि स्पेसिफिकली बहुत दिनों बाद आप आए हैं, तो ये जो बारिशों का इम्कानात है, महकमा मौसमियात कह रहा था कि नवंबर के आखिरी स्पेल में हमें बहुत ज़्यादा स्मॉग और फॉग सी एक कैफियत देखने को मिली कि बारिशों से ख़त्म होगी। क्या चांसेस हैं बारिश के? तो शुक्रिया जी। देखिए, बारिश का अभी भी कोई इतना ख़ास इम्कान नहीं है। ये जो विंटर है ये कंपैरेटिवली ड्राई जाएगा ओवरऑल। वजह ये है कि ये हमारी जो एटमॉस्फेयर या यहाँ की जो कंडीशंस हैं वो इन्फ्लुएंस होती हैं पैसिफिक ओशन के जो बैरल के टेम्परेचर्स इस वक्त मामूल से नीचे जा रहे हैं, उसे लानीना उस फिनोमेना को कहते हैं। तो जब लानीना वहाँ डेवलप हो जाता है और अब ग्रेजुअली वो स्ट्रांग होता जा रहा है लानीना, तो वजह से यहाँ की रेनफॉल, विंटर रेनफॉल स्पेशली पाकिस्तान की सप्रेस होती है। दिसंबर पूरा ही कोई ऐसा सिग्निफिकेंट स्पेल नहीं है, खासकर नीचे मैदानी इलाकों में आएंगे। अलबत्ता ये 4 दिसंबर से लेके 5 और हो सकता है 6 की सुबह या दोपहर तक जो पहाड़ी इलाके हैं, केपी के पहाड़ी इलाके और जीबी के और कश्मीर के, उन एरियाज में कहीं होगी दरमियानी से हल्की से दरमियानी बारिश हो। बिल्कुल जो बहुत ऊंचे पहाड़ हैं उन पर हो सकता है हल्की बर्फबारी भी हो जाए। और बाकी जो मैदानी इलाके, मेरे 2 हिस्से हैं, जवाब दे दीजिएगा। पहला तो ये कि अभी पहले सिर्फ फोग थी, अब पहले सिर्फ स्मोक थी, अब फोग भी है पंजाब के इलाकों में। चूंकि लाहौर में हम बैठे हैं, सेंट्रल पंजाब का पूरा इलाका इसकी जद में आता है, तो इसकी इंटेंसिटी नंबर 1। नंबर 2, ये जो कहते हैं कि गर्मियां देर तक रही हैं तो सर्दियां भी देर तक रहेंगी, क्या ऐसा कोई इम्कान है या सर्दियां जल्दी चली जाएंगी? इसका कोई इतना आपस में इनका कोई इतना रिलेशन नहीं होता कि गर्मी ज़्यादा रहे और सर्दी भी उतनी ज़्यादा रहे, लेकिन जाहिर बात है कि ये जैसे स्मोक चल रही है और फॉग रहेगी, अभी दिसंबर का महीना भी उसकी इंटेंसिटी ग्रेजुअली बढ़ती जाएगी। तो दिन के बेशतर हिस्से में अगर सूरज ही नहीं निकलेगा तो जाहिर है वो सर्दी आपको फील ज़्यादा होगी, ज़्यादा ही रहेगी, और दिन के टेम्परेचर्स खासकर मैक्सिमम भी सरदार साहब, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। ये बड़ा अहम है और आपका वक्त देने का बहुत शुक्रिया। इसमें हम बात करते रहे कि हमने ज़रूरी समझा जी, हमने कहा वैसे तो बारिशें होनी है, ज़रा स्क्रीन पे दिखा दें। खैर जी, इस वक्त हम आपको लेकर जाते हैं स्कर्दू के अंदर, और ये स्कर्दू के एयरपोर्ट का रनवे है। आई बिलीव इट्स द न्यू वन, जो कि नया बना है, और स्कर्दू एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दे दिया गया था। और आज 2 दिसंबर बरोज़ जुमेरात
बाकायदा तौर पर ये ऑपरेशनल होने जा रहा है। इसमें इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऑपरेट करेंगी और इससे जो सयाहत है उसको फरोग मिलेगा। लेकिन सयाहत को तो फरोग मिलेगा, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इलाकों को भी ख्याल रखें, इलाकों का सफाई का जरूर ख्याल रखें। खैर गिलगित के हवाले से भी ख्याल किया जा रहा है कि उसका जो एयरपोर्ट है उसको भी अपग्रेड किया जाएगा। सो गुड लक स्कर्दू, पीपल ऑफ स्कर्दू। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुश आमदीद कहते हैं। वक्त हुआ चाहता है सफर शर्ट का और वादी नीलम ताव बट की सैर हम आपको करा रहे हैं। वहाँ पे कुछ और हम मामलात आपको दिखाते हैं और देखते हैं कि आज सपना नंबर 3 के अंदर इस सपनों की सरहद में क्या है हमारे पास। रात को देखा, रात आए नहीं, रात के अलावा पहले भी किया। अब कम सयाह मुंह अंधेरे उठते हैं। सयाहों के मिजाज के मुताबिक अब नाश्ता बनाने वाले रेस्टोरेंट्स भी जरा देर से खुलते हैं। हमने ताओबाट में इस होटल वाले भाई को जगाया और नाश्ता बनवाया। हमें ताओबाट से निकलकर ताओबाट बाला और उससे आगे तक ट्रैक करना था। सुबह सवेरे उठाने का नुकसान ये हुआ कि होटल वाले भाई एक दूसरे से उलझ पड़े। चंगे बंदे हो, पता भी है कम है, मसला है, मसाइल है, फिर भी रेंज हमने टारगेट समय जितना कुछ टारगेट सुबह सवेरे उठा ही क्यों जाए? इस सवाल का जवाब यह है कि सुबह की अपनी वारदातें हैं। इन कल्बी और रूहानी वारदातों में सुबह को अपनी किरणों का बड़ा साथ मिलता है। पाकीज़गी और उजलापन जिधर देखे नजर आता है। सुबह का मंजर अगर ताओबाट पर खुले तो आपकी उम्र रफ्ता की सारी थकावटें समेट लेता है। ताओबाट से निकलते ही आपको दरिया का साथ नसीब होता है। ट्रैक पर मुसलसल दरिया की आवाज आपके साथ रहती है। पानी इस कदर साफ और उजले कि किसी भी जगह दरिया किनारे तह में पत्थर गिनने बैठ जाइए। अपनी इस सरगर्मी को मोतबर बनाने के लिए इसे संग शुमारी तह आब जैसी कोई इस्तिलाह दे डालिए। ताओबाट बाला की तरफ सफ़र जारी है और मैं देख रहा हूँ कि ये जो ट्रैक है इसके बारे में एक चीज़ आपको गोशगुजार कर दूँ कि जनरली इस तरह की खूबसूरती के लिए गिलगित बल्तिस्तान में या इवन कश्मीर में भी इस तरह की खूबसूरती के लिए आपको ट्रैक्स करने पड़ते हैं। और गिलगित बल्तिस्तान में मुझे मतलब कई ऐसे ट्रैक्स किए हैं जिसमें 3-4 दिन के ट्रैक्स के बाद इस तरह की खूबसूरती जो है वो नज़र आती है। यहाँ हैरान कुन बात ये है कि ऐसी खूबसूरती मतलब आप देखें कि ताओबाट तो आप गाड़ी पे आ गए और साथ ही आपका ये ट्रैक स्टार्ट हो गया। तो इसके लिए आपको कोई 3-4 दिन के ट्रैक की तरद्दुद की ज़रूरत नहीं है और ये बिल्कुल फैमिली ट्रैक है। यानी आप बिल्कुल आप इवन चढ़ाई भी नहीं है हालांकि पहाड़ है लेकिन वैली के अंदर अंदर ही चढ़ाई भी नहीं है। बाकी जो बादलों से जब लाइट छिनती है तो यहाँ पे जो लाइट खेलती है इस वैली के अंदर, दैट्स अमेजिंग। आपको मुख्तलिफ जगहों पे कभी साया कभी फोरग्राउंड जो है वो उस पर लाइट पड़ती है, कभी बैकग्राउंड जो है उस पर लाइट पड़ती है और फोरग्राउंड, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये कमाल मनाज़िर हैं। फैमिली का ये ट्रैक है, यानी आप अपने छोटे से बच्चे के साथ भी ताओबाट बाला आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और आपको पता है कि खूबसूरत पुरअमन जो है जगह है उसमें भी कोई मसला नहीं है, बहुत ही खूबसूरत है। ताओबाट तक यकीनन एक तकलीफ़ दे सफ़र है रोड की वजह से, लेकिन ताओबाट वंस आप पहुँच जाते हैं तो पहला जो आपको एहसास होता है वो ये होता है कि ये जो पीछे हमने कशट काटा था, ये जो तकलीफ़ काटी थी, अब टोटल भूल जाते हैं। और फिर जब ताओबाट से ताओबाट बाला की तरफ ये वाला ट्रैक करेंगे तो यकीन करें कि आपको बिल्कुल यादाश्त भी से ही निकल जाएगा कि आप कितना मुश्किल और तकलीफ दे सफ़र करके आए। सफ़र जारी रखते हैं। सब्ज रंग क्या होता है, सब्ज रंग को फितरत ने कैसे अपने कैनवस में इस्तेमाल किया है, सब्ज रंग फितरत को किस कदर पसंद है, उजली रोशनी में सब्ज रंग कैसे निखर के सामने आता है,
इन तमाम सवालों के जवाबात के लिए आपको ताओबट से निकलकर सुबह के वक्त ट्रैक करना पड़ेगा। सयाहती मकामात पर आजकल सवेरे सवेरे आपकी मुलाकात सयाहों से तो कम ही होती है, लेकिन मकामी लोग जरूर जगह जगह मिलते हैं। ये मकामी लोग अपने खेतों या चरागाहों की जानिब सफर कर रहे होते हैं। ताओबट से ताओबट बाला और ताओबट बाला से आगे जब आप ट्रैक के लिए निकलते हैं तो आप मुसलसल सफर नहीं कर सकते। बहुत से ऐसे अवामिल हैं जो आपका सफर खोटा करते हैं। इनमें सरे फहरिस्त अनवाओ इकसाम के फूल हैं, आपको जगह जगह रुकने पर मजबूर करते हैं, अपने हुस्न की जुजियात पर गौर करने की दावत देते हैं और आप ये दावत फौरन कबूल कर लेते हैं। दूसरे नंबर पर रंग बिरंगी तितलियां हैं। तितलियों की ढेर सारी इकसाम आपको बार बार रुकने पर और देखने पर मजबूर करती हैं। सब कुछ किसी फैंटेसी देवमालाई फिल्म का कोई मंजर दिखाई देता है। बस फर्क ये है कि आप खुद भी इस तिलिस्माती फिल्म का एक किरदार होते हैं, और ये बहुत बड़ा फर्क है। रास्ते में अपनी मदद आपके तहत बनाए जाने वाले कुछ पुल आते हैं। इन पुलों की खुसूसियत ये है कि ये मंजर गारत नहीं करते, बल्कि मंजर को और ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं। मंजर का लाजमी जुज्व महसूस होते हैं, ऐसे जैसे अगर यहाँ पुल ना होता तो ये सब कुछ कितना अधूरा होता। ये सब्जा, ये फूल, ये तितलियां, ये साफ शफाफ पानी सदियों से यूं ही है, लेकिन सदियों से कायम इस फितरी और तिलिस्माती मनाजिर वाली दुनिया को क्या अब हमसे कोई खतरा है? जी हाँ, ये सब कुछ सदियों से ऐसा ही था, लेकिन अब सयाहों की बढ़ती तादाद और उनमें से बेशतर के गैर जिम्मेदाराना रवैयों की वजह से सब कुछ खतरे में है। लेकिन अगर हम सब ये तय कर लें कि ये फूल, ये तितलियां, ये पानी, ये सब्जा, ये सब हमारा है और हमारे किसी गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से इनको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, तो ये सब खतरे से महफूज रह सकते हैं। सोचिए, ताओबट के ये सब्जे, ये फूल, ये दरिया, शफाफ हवा, ये सब हमारे नहीं है। अगर ये सब हमारे हैं तो क्या इनको हमसे नुकसान पहुंचना चाहिए? टू एक्सप्रेसो। अब प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं कैसे तालिब इल्म से जिन्होंने एक एप्लीकेशन डेवलप की है कि जो मरीज बीमारी के सबब बोलने या हरकत करने से कासिर हैं वो अपनी कैफियत कैसे बयान करें, उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या वो महसूस करें, और ऐसी एप्लीकेशन जिसमें मरीज़ ऐप का इस्तेमाल करते हुए अपनी मुख्तलिफ ज़रूरियात, जैसे अगर भूख लगी है, कहीं उनको पेन है, अपनी जो इमोशंस हैं उनको ईजीली कन्वे कर सकते हैं। और इस एप्लीकेशन का नाम है क्या बात। और इस एप्लीकेशन के बारे में आपको ये भी बताएंगे कि जब ये एप्लीकेशन इन स्टूडेंट ने डेवलप की थी इमरान, तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने अपने ऑफिशियल पेज के ऊपर इनको एक्नॉलेज किया था, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और ये उम्र में बहुत छोटे हैं, जब हमने इनका नाम सुना हमें लगा कि वो बहुत बड़े आने वाले हैं और वो हमसे बात करेंगे। लेकिन अहमद जबाल खान हमारे साथ मौजूद है, उनसे करते हैं। जी बिल्कुल अहमद, आप एज में छोटे हैं लेकिन काम तो आपने बहुत ही बड़ा किया।
आपकी ऐप का नाम क्या बात है, लेकिन मैं आपको कहूंगा आपकी क्या बात है। जबरदस्त। सबसे पहले तो बच्चे कॉन्सेप्ट बताइए, इसका कॉन्सेप्ट कैसे आया आपके माइंड में? क्या फैमिली में कोई ऐसा केस था जिससे आप इंस्पायर हुए, तो आपने सोचा कि ऐसी कोई ऐप होनी चाहिए, या फिर क्या है इसका बैकग्राउंड, क्या है इस ऐप का? जी, मेरे अब्बू एक डॉक्टर हैं और उनके दोस्त एक रिहैब स्पेशलिस्ट हैं। ओके। तो वो इसी तरह के पेशेंट से काम करते हैं, इनके साथ काम करते हैं जो ये बोल नहीं सकते और उनकी ये कंडीशंस होती हैं इस तरह की। तो इनकी स्टोरी से मुझे ये आइडिया आया कि इस तरह की ऐप बनाऊं, जो ये उन पेशेंट्स के लिए एक ऐप बनाऊं जो किसी भी कंडीशन की वजह से, या स्ट्रोक या पैरालाइज हो गए हैं, उसकी वजह से बोल नहीं सकते, तो उनके लिए मैंने ये ऐप बनाई है। ठीक हो गया। अहमद, ये बताएं कि किस तरह से ऑपरेट होती है ये एप्लीकेशन एंड्रॉइड पर, या हम अगर एप्पल फ़ोन की बात करते हैं iOS पे, किस तरह से ये ऑपरेट होती है और क्या क्या इसमें फीचर्स आपने रखे हैं इस एप्लीकेशन में इन लोगों के लिए? जी, ये अभी ऐप तो सिर्फ अभी एंड्रॉइड के लिए है, लेकिन जी ये एंड्रॉइड के लिए है और इस पे इस तरह के काफ़ी फीचर्स हैं कि अगर मैं अभी आपको दिखा दूं या तो इस पर मेन मेन्यू पर आप कैमरे के सामने कीजिएगा फोन। जी, आपका ये मेन मेन्यू है आपका। ठीक है, आप बताइए। और फिर इस पर आपके पास यहाँ काफी मेन्यू बटन्स हैं इस पर। अगर मैं दिखा दूं तो कैफियत के लिए, अपनी फीलिंग्स बताने के लिए, फिर यहाँ नीचे जो भी आपको चाहिए, कोई दर्द हो रहा है, आपने किसी को बुलाना है, उन सब के लिए यहाँ मेन्यू बटन्स हैं। ठीक है, थोड़ा सा फोन को अपने उल्टे हाथ की तरफ करें, थोड़ा सा अपनी बॉडी की तरफ करें ताकि कैमरे के सामने आ जाए, सेंटर में आ जाए। हाँ, दिस वे, यस, अब दिखाइए। जी, तो यहाँ आपके जो भी आप मेन्यू बटन पर दबाएंगे तो उस पर ये और भी बटन्स दिखाएंगे, जैसे कि या अगर मैं मत जाओ, किसी को अगर मैं चाहता हूँ कि कोई मत जाए तो मैं यहाँ दबा दूं, तो इससे आवाज निकलती है। ओह लवली। अच्छा अहमद, आपने ये उर्दू में एप्लीकेशन रखी है? आपने इसकी जो तमाम तर जो इसमें लैंग्वेज है वो इंग्लिश उर्दू दोनों है? नहीं, अभी तो सिर्फ उर्दू है क्योंकि पाकिस्तान में ज्यादातर लोग उर्दू ही बोलते हैं, लेकिन मैं अभी इसमें सोचा हूँ कि और भी फ्यूचर में लैंग्वेजेस डालूं। ये बहुत ही ज़बरदस्त है। तो अभी तक आपने इसको टेस्ट बेसिस पे क्या किसी पेशेंट के लिए इन प्रैक्टिकल इस्तेमाल है? कोई पेशेंट ऐसे हैं जो इससे फ़ायदा उठा रहे हैं? इसका फीडबैक क्या है अहमद अभी तक? जी, ये अभी हमने कोई इन पर्सन टेस्ट नहीं की, लेकिन इसके जो ऐप की वजह से जो मुझे इतने हंड्रेड्स ऑफ रिव्यूज मिले हैं, उसमें इस तरह के काफ़ी स्टोरीज हैं कि लोग अपने कोई 80+ मदर इस्तेमाल कर रही हैं जो पैरालाइज हो गई हैं, या किसी को स्ट्रोक हो गया है तो वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि आपने सच किसी मरीज के ऊपर बाकायदा तौर पर इसको इस्तेमाल नहीं किया। दूसरा ये भी होता है कि ऐसी ऐप्स की रिकग्निशन जो कौमी महकमे होते हैं, जैसे महकमा सेहत है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, या पाकिस्तान का मिनिस्ट्री ऑफ IT है, या साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उनकी एक्नॉलेजमेंट ऐसी ऐप्स को एक ऑथेंटिसिटी देती है कि लोग उनको बाकायदा तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और ओबियसली उसके फिर दीगर फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स भी होते हैं और फ़ायदा भी होता है उसका नेशनली एंड इंटरनेशनली। आपको अप्रोच किया किसी हुकूमती ओहदेदार ने इसके लिए? आपने इतनी बड़ी, कम से कम एक एफर्ट तो बहुत बड़ी, इसको बेहतर किया जा सकता है, इंप्रूवमेंट की गुंजाइश तो इसमें है, तो किसी ने आपको अप्रोच किया? तो आप फिर से रिपीट करेंगे? सरकारी सतह पे, यानी कि हुकूमत की तरफ से किसी मिनिस्ट्री ने आपको अप्रोच किया कि ये ऐप, इसको सरकारी सतह पे पूरे पाकिस्तान में लेके आया जाए, या इसमें आपको फंडिंग की जाए ताकि आप इसको मजीद बेहतर करें? ऐसा कुछ हुआ अभी तक? अभी इस तरह के मुझे मैसेजेस मिले थे, लेकिन मैंने पूरी एक फ्री ऐप रखी हुई है, लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उन्होंने ये अप्रिशिएट किया हुआ है, उन्होंने इसके बारे में एक ट्वीट पोस्ट किया था। ठीक हो गया, बिल्कुल, वो तो हम सब ने देखा भी। और जिस तरह से आप इस एप्लीकेशन के हवाले से हमें बता रहे हो, फर्दर आपका फ्यूचर में क्या प्लान है? आप इसको किस तरह से मजीद मॉडिफाई करोगे उन लोगों के लिए जिनको आप जो कह रहे हैं जिनको थोड़ी भी कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, उनके लिए मजीद कोई फीचर्स आपका लाने का प्लान है इस एप्लीकेशन में? अभी तो मेरे पास थोड़े आइडियाज तो हैं कि एक तो ये है कि अगर मैं इसमें कोई कस्टमाइजेबल बटन्स डाल दूं तो वो बहुत फायदेमंद होगा, और फिर दूसरा ये है कि मैं इसमें और भी लैंग्वेजेस डाल दूं ताकि अच्छा, इसमें अगर अहमद कुछ ऐसा हो जाए ना, मुझे नहीं पता, आई एम नॉट अ प्रोग्रामिंग पर्सन, बट अगर इसमें कुछ ऐसा हो जाए कि ये इंटीग्रेट कर ले टेलीविजन सेट के साथ, और अब रिमोट कंट्रोल कैन ऑपरेट दिस विद रेड बटन, येलो बटन, ब्लू बटन, रेड इज लाइक
आई नीड वाटर या आई नीड टू ईट समथिंग, ब्लू इज लाइक आई नीड टू गो समवेयर, इस तरह की बातें, तो उससे भी एक फ़ायदा हो सकता है। इट्स जस्ट अ सजेशन। और अगर मैं आपसे पूछूं कि जब आप एक इनिशियल प्रोजेक्ट एक ऐप करते हैं तो आपके माइंड में सर्टन इंप्रूवमेंट्स भी आती हैं फिर उसको लेकर के, अच्छा इसमें अगर इसको मैं ऐसे कर देता तो ज़्यादा बेहतर हो जाता, तो हमें थोड़ा सा इसकी बेटरमेंट के लिए बताइए, मजीद क्या प्लान है आपके माइंड में, क्या चल रहा है इसी ऐप को लेकर? अभी तो मैंने यही सोचा है कि ये इसकी लेआउट थोड़ी बेहतर हो सकती है, ठीक है, और मैंने ये भी सोचा है कि इसमें और भी फीचर्स होने चाहिए ताकि ये जो पेशेंट्स हैं उनकी कम्युनिकेशन और भी आसान हो जाए। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अहमद, अब हमने आपसे सारी बातें आपकी एप्लीकेशन की कर ली, अब जरा आपकी बात भी करते हैं। आप कौन सी क्लास में? छोटा सा अहमद। जी मैं तो क्लास 9 में हूँ, लेकिन क्लास 10 में अगले साल जाऊँगा। और अगर शॉर्टली मैं आपसे पूछूं कि क्या हेल्थ से रिलेटेड और एप्स बनाने का भी आपका इरादा है? ये तो आपने उन अशखास के लिए बनाई जो बोल या रिएक्ट नहीं कर सकते, कुछ और आपके प्लान्स हैं हेल्थ रिलेटेड एप्स बनाने के? अभी तो सच में कोई और अभी आइडियाज नहीं है, अभी तो मैं सिर्फ इसी ऐप को बेहतर करूंगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक अहमद, बहुत ज़बरदस्त काम है आपका, एंड आई होप कि इसको एक्नॉलेजमेंट और भी मिले, और जब आप इसको मजीद मॉडिफाई करें तो ये बहुत हेल्पफुल हो बहुत सारे लोगों के लिए। अहमद जमाल खान हमारे साथ मौजूद थे। क्या बात इनकी एप्लीकेशन है, एंड इट्स अ ग्रेट थिंग, आई मस्ट से कि बहुत ज़बरदस्त छोटी सी उम्र में उन्होंने काम किया। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और प्रोग्राम के अब हम आखिरी हिस्से की जाने बढ़ रहे हैं, लेकिन जिक्र बहुत ज़रूरी है रिमाइंड करवाना। कोविड की बात हम करने जा रहे हैं। ओमिक्रॉन का मुख्तलिफ ममालिक में इस वक्त फैलाव का सिलसिला जारी है। कुछ अगर आपको बैनुल-अक़वामी सतह पर अपडेट करें तो यूरोप, अफ्रीका के जो ममालिक हैं, कई ममालिक हैं, अब ये वेरिएंट मशरक़ वस्ता में भी पहुँच गए इन ममालिक से, और सऊदी अरब में भी कुछ केसेस सामने आए हैं। पाकिस्तान ने भी ओमिक्रॉन के फैलाव के पेश नज़र कुछ अहम फैसले किए हैं, और NCOC ने वैक्सीनेशन के हवाले से ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का ऐलान करते हुए 3 कैटेगरीज में जो बूस्टर डोज है उसकी लगाने की मंजूरी भी दे दी है। और वैक्सीन ना लगवाने वालों को मौके पर वैक्सीन लगाने की मुहिम भी शुरू कर दी गई है, और अवामी मकामात पर टीमें तैनात कर दी गई हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स, 50 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद और जिनकी जो इम्यून सिस्टम है वो वीक है, उनको बूस्टर डोजेज लगाएंगे, और बूस्टर डोजेज वैक्सीन की आखिरी खुराक के 6 माह बाद दी जा सकती है। इस वेव के हवाले से हुकूमत की क्या पॉलिसी है, आइंदा आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अताउर रहमान मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया अर्ली इन द मॉर्निंग। ऑब्वियसली कोविड के दौरान आप हमें हमारे साथ वक्तन फ़वक्तन आते भी रही, और आपने बहुत सारी चीज़ों को हाईलाइट भी किया। अभी जो एक नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, इसके हवाले से कहा जा रहा है कि ये ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला है, और इस हवाले से जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो आइंदा आने वाले दिनों में आपको लगता है कि सख्त होनी चाहिए, या ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी जिसका अनाउंस किया गया है, क्या वो बेहतर रहेगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि इस के फैलाव पर डिपेंड करता है कि कितनी तेज़ी से ये फैलता है, क्योंकि ये अभी तक जितने वेरिएंट्स आए हैं उनमें सबसे ज़्यादा ख़तरनाक ये है क्योंकि इसका फैलाव बहुत तेज़ी से होता है, क्योंकि वहाँ पे म्यूटेशंस आ गई हैं जो कांटे जो बने होते हैं, फुटबॉल नुमा ये वायरस है, तो उसके जिसके ज़रिए ये खलियों के अंदर दाखिल होता है, उस जगह पे म्यूटेशंस आ गई हैं, जिसकी वजह से ये समझा जा रहा है कि एक तो आसानी से दाखिल होगा इंसानी खलियों में, और दूसरे ये जो है इसके ख़िलाफ़ वैक्सीन भी शायद इतनी मौसर ना हो जितनी दूसरे वायरस के ख़िलाफ़ जो इसके दूसरे वेरिएंट्स हैं उसके ख़िलाफ़, क्योंकि जो डेवलप की गई थी वैक्सीन वो पुरानी वाली शक्ल के वायरस के ख़िलाफ़ की गई थी। अच्छा। तो ये जो अब इक़दाम जो हुकूमत अनाउंस कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है, और ये देख के कर रही है कि कितने केसेस यहाँ होने के चांस हैं, और ये रोज़ाना की बुनियाद पे रिव्यू किया जाएगा। NCOC रोज़ाना की बुनियाद पे देखते रहेंगे कि सिचुएशन किस तरह इवॉल्व हो रही है और किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जाए। तो पहली जो पॉलिसी NCOC की बहुत बेहतरीन रही है। आपने देखा दुनिया में पाकिस्तान उन चंद ममालिक में है जिन्होंने बेहतरीन तरीके से इसको कंट्रोल किया, और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह अभी भी ये सूरत हाल रहेगी। ठीक है, अगर मैं आपसे कुछ सीधा इकदाम, वैक्सीनेशन की तो बात कर ही रहे हैं, अगर मैं कुछ सीधा इकदाम, ऑब्वियस मीटिंग्स होती होंगी, यू आर हेडिंग द टास्क फोर्स, और देयर इज़ नो सेकंड ओपिनियन कि बहुत अच्छे से काम हुआ है, जो जाने गई हैं वो भी बड़ी कीमती नहीं जानी चाहिए थी, लेकिन बहुत कम हमने कोशिश की कि कंटेन करें नुकसान को। तो अभी डेवलपमेंट्स क्या हैं, आपकी मीटिंग्स में क्या डिस्कस हो रहा है, आप इसको कैसे लेके चलें, अगर कुछ आप पब्लिक से शेयर करना चाहें इस हवाले से? जी बेसिकली यही देखा जा रहा है इस वक्त कि कितने केसेस आ रहे हैं यहाँ, कितने कंफर्म हो जाते हैं। अभी तक तो अंदाज़ा है कि यकीनन पाकिस्तान में आ गया होगा ये वायरस, लेकिन
कंफर्मेशन नहीं हुई कि कितने केसेस हैं, तो अभी प्री मैच्योर है इसके बारे में। तो डॉक्टर साहब, ये जो हम यूजुअल पीसीआर की जानिब जा रहे थे, जो कोरोना टेस्ट था, ये पीसीआर का पैटर्न भी सेम ही होगा? और क्या आप डिटेक्ट कर पाएंगे कि जो वायरस डिटेक्ट हुआ है ये यूजुअल पुराना वेरिएंट है या ओमिक्रॉन है, या सिर्फ सिम्टम से ही पता चलेगा या उसकी सिवियरिटी से ही पता चलेगा कि ये ओमिक्रॉन है? इसके लिए कोई है हमारे पास लायामत? जी, पीसीआर से ही पता चल जाएगा, लेकिन पीसीआर में किट्स अलहदा होती हैं, ठीक है, तो वो किट्स खास इस्तेमाल होंगी। और यहाँ कराची यूनिवर्सिटी में जिस इदारे में मैं मौजूद हूँ, इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज, यहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर हम जो जेनेटिक्स का जो सेंटर है, जावेद रहमान सेंटर फॉर जीनोमिक्स रिसर्च में रोज़ाना की बुनियाद पे मॉनिटरिंग हो रही है और उसमें देखा जा रहा है। तो खाली किट्स चाहिए होती है, नॉर्मल पीसीआर की बुनियाद पे ये डिटेक्ट होगा, तो उसमें कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, साथ साथ बूस्टर डोजेस के हवाले से और जो वैक्सीनेशन है उसके असर के हवाले से बहुत सारे इबाम हैं। लोग कह रहे हैं कि जी ये वो वेरिएंट है जिस पर वैक्सीन उस तरह से असरअंदाज नहीं हो रही, या जो बूस्टर डोजेस का कहा गया, आप इस थोड़े से जो कह लें मिसकंसेप्शन है इसको भी क्लियर कीजिएगा। वैक्सीन जिनको नहीं लगी वो तो फौरी तौर पे लगाएं, क्योंकि उससे प्रोटेक्शन यकीनन होती है। और जिनको वैक्सीन की दोनों डोजेज लग चुकी हैं और 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, उनको चाहिए कि बूस्टर डोज जो भी अवेलेबल है, फाइज़र या जो भी अवेलेबल है, वो लगवाएं, क्योंकि उससे यकीनन आपकी प्रोटेक्शन। और डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल मेरा बच्चों के हवाले से है। स्कूल्स हमने मुकम्मल ऑपरेशनल कर दिए, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़। डेल्टा के बारे में था कि बच्चों को भी इम्पैक्ट करता है, ओमिक्रॉन भी करता है बच्चों को इम्पैक्ट? बिल्कुल, ओमिक्रॉन भी करेगा, बल्कि ज़्यादा करेगा। तो इस वजह से अगर ये फैलने लगता है तो हमें फौरी तौर पे सख्ती से लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। इसी वजह से बहुत एहतियात से पूरी सिचुएशन को देखा जा रहा है। ठीक है डॉक्टर साहब, क्या होता है। चलें डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच जी। आपको तकलीफ देते रहेंगे, आपसे बात करते रहेंगे। खुदा न खास्ता सिचुएशन हम डिस्कस कर रहे हैं, अल्लाह करे ना हो, अल्लाह करे हम इससे जल्दी से निकल जाएं। बहुत ज़रूरी है सभी चीज़ों के लिए, लेकिन अगर हम थोड़ी सी एहतियात कर लेंगे ना, लर्न फ्रॉम चाइना, कितना ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने निकाला है अपने आप से इस सिचुएशन से। सो थोड़ा सा एहतियात कर लेंगे तो इंशाल्लाह। वैक्सीन तो लगवा ही लीजिए ना, अब तो लगवा लीजिए, इतना कह चुके हैं, हमने भी लगवा लिया है, सबने लगवा लिया, बूस्टर डोजेस भी लगवाएंगे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। इट्स टाइम टू मीट अनदर एक्सप्रेसो हीरो। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि कितने हीरोज हैं हमारे मुल्क में, कितने अनसंग हीरोज भी हैं और कितने ऐसे हीरोज हैं जो कि अभी परफॉर्म कर अपनी फील्ड के अंदर सामने नहीं आते। बट एक्सप्रेसो हैज दिस क्रेडिट टू ब्रिंग ऑल दीज फेसेस टू, हम उन्हें सेलिब्रेट करते हैं। यस, बिलीव मी, मुझे कभी कभी अफसोस भी होता है, लेकिन फिर खुशी भी होती है कि एटलीस्ट वी हैव डन समथिंग। आज हमारे साथ एक ऐसी हमारी एक्सप्रेसो हीरो मौजूद है। शी इज यंग एनर्जेटिक स्विमर है और लाहौर में होने वाली जो नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप है, इसमें मर्दों में तो पाकिस्तान आर्मी चैंपियन बनी, जबकि वापडा की टीम रनर्स अप रही। ताम खवातीन में वापडा ने नहीं जीतने दिया और खवातीन की टीम चैंपियन बनी, पाकिस्तान आर्मी की टीम इसमें रनर्स अप रही। स्ट्रॉन्ग कंपटीशन हुआ। अमीना अमीर वाज द गर्ल, अमीना अमीर कादरी, जिन्होंने इसको विन किया है और 6 साल की उम्र से स्विमिंग कर रही है। नाउ शी इज प्लेइंग अंडर 16 कैटेगरी के अंदर और इन्होंने जबरदस्त ट्रेनिंग भी की है। सैफ गेम्स 2023 के लिए भी अपने आप को तैयार कर रही है और राइट नाउ हमारे साथ स्टूडियोज में है। बिल्कुल, अमीना अमीर को हम खुशामदीद कहेंगे। अमीना, थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। ठीक है, ठीक, खुशबाश है। जी, अच्छा अमीना, कैसा लग रहा है चैंपियनशिप में जीत कर? बहुत अच्छी फीलिंग, प्राउड फीलिंग आ रही है कि माय हार्ड वर्क पेड ऑफ। काफी अच्छा फील हो रहा है जीत। सबसे टफ कंपटीशन किसके साथ था? मेरा पहला सवाल, क्योंकि माइनर पॉइंट्स का फर्क होता है, किसको टारगेट करिए आपके, इसको मैंने बीट करना। टफ कंपटीशन ओपन कैटेगरी में था जिसमें बड़े बड़े लोग थे, किरण खान वगैरह लोग, दे वर विद मी, तो दे वर अ वेरी टफ कंपटीशन फॉर मी, लेकिन मतलब कि आई ट्राइड माई बेस्ट। ज़बरदस्त। अच्छा अमीर, आप 6 साल की उम्र से आई गेस स्विमिंग कर रही हैं, तो ऑब्वियसली आपने अब आप चूँकि आप अंडर 16 खेलती हैं, आपको शौक किस तरह आप इस तरह स्विमिंग की तरफ आई, किस तरह से आपने किससे इंस्पायर हुई, कब आपको शौक हुआ कि आपने रियलाइज़ किया कि आप प्रॉपर स्विमिंग कर सकती हैं? नहीं, जब मैं छोटी होती थी तो मुझे मतलब कि ना आई हैड वेरी स्पेशल बॉन्ड विद वाटर। तो मेरे पेरेंट्स ने इस तरह देखा, फिर उन्होंने कहा कि क्यों ना मुझे इस फील्ड के अंदर डाल दें। तो फिर उन्होंने मुझे जिमखाना भेजा व्हेन आई वाज अराउंड 6 years old। तो मेरे कोच वहाँ पर सर औरंगज़ेब, उन्होंने मुझे ट्रेन किया और अभी तक मैं उन्हीं के साथ ट्रेनिंग कर रही हूँ। तो फिर वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मुझे पहले लोकल कंपटीशन के अंदर भेजा। तो जब मेरा फर्स्ट लोकल कंपटीशन था तो मैं जीत की थी उसके अंदर। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मुझे नेशनल लेवल के ऊपर भेजा। तो आई वाज 9 years old व्हेन आई हैड माय फर्स्ट नेशनल।
तो उसके अंदर मैंने 2 नेशनल रिकॉर्ड्स बनाए थे। तो फिर तब से मैं अब नेशनल्स ही कर रही हूँ एंड होपफुली इंटरनेशनल। अच्छा, बच्चों खासतौर पे बच्चे इस पे पेरेंट्स थोड़ा सा कंसर्न होते हैं स्पोर्ट्स, नॉर्मल स्पोर्ट्स को लेकर और स्विमिंग को लेकर तो थोड़ा ज्यादा होते हैं, द काइंड ऑफ कॉस्ट्यूम्स यू पीपल वेयर एंड ऑल, तो थोड़ा सा कंसर्न होता है पेरेंट्स का। हमारी सोसाइटी थोड़ी बल्कि काफी कंजर्वेटिव भी है। ये चैलेंज आपके लिए भी रहा या नहीं? आपके नहीं, मेरे जो पेरेंट्स हैं उन दोनों ने मुझे, मेरे मामा ने, मेरे बाबा ने मुझे हमेशा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। वो मेरी ट्रेनिंग के ऊपर भी आते थे। बाबा भी बीइंग अ बिजी मैन, उन्होंने वो हमारी ट्रेनिंग के लिए टाइम निकालते थे और आकर हमें देखते थे, अभी भी देखते हैं। और मामा भी हमें बचपन से पूल के ऊपर लेकर जा रही थी और वो भी बाहर बैठकर हमारी ट्रेनिंग ज़रा देखती थी। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा। आप तभी तो नेशनल, अच्छा ऑब्वियसली आप कह रहे हो कि आप इंटरनेशनल जो कॉम्पिटिशन्स हैं उनके लिए भी खुद को तैयार कर रही हो। ट्रेनिंग का पैटर्न क्या है, स्केड्यूल क्या होता है, कैसे ट्रेनिंग करते हो, कितनी इंटर्न्स होती है और क्या क्या चीज़ें आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा होती है? ट्रेनिंग की जब कंपटीशन करीब आता है तो ट्रेनिंग ऑब्वियसली काफ़ी मुश्किल हो जाती है, डबल इंटेंसिटी हो जाती है। फिर पहले कभी कभी तो ये होता है कि सुबह 4 o'clock उठकर पूल के ऊपर जाना, फिर वहीं से चेंज करके स्कूल और फिर दोबारा वहाँ से पूल के ऊपर जाना और फिर वहाँ से ड्राई लैंड के लिए, जिम वगैरह के लिए जाना। वो भी मैं सर फारूक और मिस जुनैरा में उन्होंने मुझे ट्रेन किया ड्राई लैंड के लिए। तो उसके बाद स्कूल वर्क भी मैनेज करना होता है तो वो भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट कंपटीशन के लिए करना तो आपने जो मेडल जीता ये किसको डेडिकेट किया? बल्कि मेडल्स का जिक्र कर रहे हैं तो ये मेडल्स पड़े कैमरा आई कैन शो यू गाइस, देखिए जी ढेर लगा हुआ है जी। हमने तो स्नैपचैट पे पोस्ट कर दी तस्वीर। आई विश इफ दे वर माइन, लेकिन ये इनकी अचीवमेंट है माशाल्लाह इन सच अ यंग एज। और ये देखिए थोड़ा सा मेडल्स के बारे में बताइए, कैमरा पे इसमें की मेडल्स और ट्रॉफी के बारे में। ये टोटल 10 मेडल्स हैं, 5 गोल्ड हैं, 4 सिल्वर्स और 1 ब्रॉन्ज है। ये जो गोल्ड हैं ये मैंने बटरफ्लाई और फ्री स्टाइल में जीते हैं, जो कि मेरा वो जो मैं करती हूँ। और बाकी मैंने सिल्वर वगैरह मैंने ओपन कैटेगरी में जीती थी जिसके अंदर कोई एज लिमिट वगैरह नहीं होती। वो भी मैंने बटरफ्लाई के अंदर ही और बटरफ्लाई टोटल 12 मेडल्स हैं। 10 मेडल्स हैं। और व्हाट अबाउट दिस ट्रॉफी ये मैं अपने एज ग्रुप की नेशनल बेस्ट नेशनल स्विमर डिक्लेयर हुई थी। अच्छा। क्योंकि मेरे पॉइंट सबसे ज़्यादा थे तो फिर मुझे ये ट्रॉफी। तो हम ये कह सकते हैं कि आप अंडर 16 कैटेगरी के अंदर पाकिस्तान नंबर 1 है जी। जी वाओ दैट्स फर्म। तो सैफ गेम्स के लिए तो आप तैयारी कर रही हैं, स्टैंडर्ड्स डिफरेंट होते हैं ट्रेनिंग के भी, फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स डिफरेंट होते हैं। आपकी एनर्जी मैटर करती है, आपका टाइम मैटर बहुत ज़्यादा ओब्वियसली करता है, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से आप लूज कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं ट्रेनिंग को लेकर, आप मुतमईन हैं उनसे? आपको लगता है नहीं वी नीड टू इम्प्रूव हमारे ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स को? अभी तो आई थिंक वी नीड टू इम्प्रूव देम, क्योंकि यहाँ पर मतलब कि प्रॉपर फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं होती और यहाँ पर मतलब कि जो इंटरनेशनली जो होते हैं वो उनकी प्रॉपर उनको वो ट्रेनिंग कैंप्स के लिए दूसरी कंट्रीज़ वगैरह में जाते हैं। तो हम लोगों साउथ एशियन लेवल में तो हमारी कंट्री काफ़ी अच्छी पोजीशन के ऊपर है बिकॉज हमें मेडल्स वगैरह भी मिल जाते हैं। बट जैसे देखें जो बिग जंप होती है ओलंपिक्स जैसे कि वहाँ पर आई डोंट थिंक कि हमारे वहाँ पे बिल्कुल करीब भी हैं हमारे स्विमर्स, बिकॉज उनकी तो ट्रेनिंग रिजीम वगैरह बहुत मुश्किल होती है। तो यहाँ पर मतलब हमारे ट्रेनिंग पैटर्न्स भी ठीक नहीं है और इक्विपमेंट भी बहुत उस तरह का नहीं है। अच्छा अमीना, जो आप फैसिलिटीज़ की बात कर रहे हो, आप जहाँ पे ट्रेनिंग करते हो ऑब्वियसली आप अपने चूँकि आप नेशनल्स भी खेलते हो तो आपकी जो ट्रेनिंग है वो कहाँ पे होती है और क्या आपको कोशिश की जाती है कि उन स्टैंडर्ड्स पे ट्रेन किया जाए, या ऑब्वियसली अगर आपने आगे जाके इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना है तो आप उसके अकॉर्डिंगली खुद को ट्रेन करो? मैं लाहौर जिमखाना में ट्रेनिंग करती हूँ तो वहाँ के ऊपर अच्छी उन्होंने उनका पूल भी अच्छा है और वहाँ पे कोचेस भी अच्छे हैं। और ट्रेनिंग की जब बात होती है तो मैं अपनी खुद भी मैं भी और मेरे कोच भी कोशिश करते हैं कि मेरे ऊपर मतलब कि मैक्सिमम लोड डालें जिससे मैं इम्प्रूव करूं। तो जब कंपटीशन मैंने जैसे पहले भी मेंशन किया था जब करीब आता है तो और वो लोड डाल देते हैं ताकि इम्प्रूवमेंट ठीक है, ज़्यादा टफ हो जाती है रूटीन ऑब्वियसली और फिर डाइट एंड ऑल सारा कुछ हो जाता है। एक तो एक अमीना एंड मी शेयरिंग द सेम प्रॉब्लम खांसी वाला, सो डोंट माइंड। हम दोनों जो है ना वो स्मोक का शिकार हुए हैं, अरमला थोड़ी सी है। अच्छा आप ऑब्वियसली जब आप कम्पीट करने जाते हैं तो अपने जो ओपोनेंट्स होते हैं उनका आप बॉडी लैंग्वेज रीड करते हो, कुछ वीडियोस देखते हो कि वो लोग कैसे कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में भी और खास तौर पर इंटरनेशनली अब आजकल इंडियन स्विमर्स वगैरह की वीडियोस देख रही हैं आप? जी मैं देख रही हूँ। किसको ज़्यादा देख रही हैं? इंडियन स्विमर्स के अंदर एक स्विमर है उसका मैं नाम भूल गई हूँ,
पता नहीं अनीका समथिंग, Alright, वो Indian है? बटरफ्लाई भी नहीं, इंडिया की, ठीक है, इंडिया की। तो उसको मैं आजकल मैंने उसकी 100 मीटर बटरफ्लाई की वीडियो देखी थी, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब कि अच्छी कर रही थी। सो यू थिंक यू कैन मेक इट? आप उनको बीट कर सकते हैं? आई होप सो। तो कुछ मुझे टाइम चाहिए होगा, बट you'll do it, आई होपफुली इंशाल्लाह। अच्छा रीना, भी आप बता रही थी कि आपने लाइफ गार्ड की ट्रेनिंग भी ली और आपने अपने बहुत सारे दोस्तों को बचाया भी है। बहुत सारे लोगों को वाटर फोबिया होता है और वो लोग रिलक्टेंट भी होते हैं। हम दोनों उसमें से हैं, हम दोनों उसमें से हैं, तो मैंने पहले मेंशन कर दिया। तो अपना जरा बताओ एक्सपीरियंस लाइफ गार्ड का। अच्छा, तो वो मेरे जो कोच हैं उनको भी लाइफ गार्डिंग आती, तो उन्होंने मुझे पहले बताई थी, तो मुझे ना याद रह गई। तो मैं अपनी मेरी एक दोस्त थी, हम लोग गए थे, तो वो बेचारी मतलब कि उसको नहीं आता था, तो वो डूब रही थी। तो फिर मैंने उसको जाकर अपनी वो जो भी उन्होंने मुझे टेक्निक बताई मैंने इम्प्लीमेंट किया और फिर आई सेव्ड हर। ठीक है, जो सबसे प्रोडक्टिव क्वेश्चन होता है मैं लाजमी करूंगा, बहुत सारी आप जैसी यंगस्टर्स हैं जो कि टैलेंटेड भी होंगी, उनको स्विमिंग आती भी होगी, बट घर से इजाजत नहीं मिलती होगी और कुछ सोशल बैरियर्स होते होंगे, आप उनको क्या कहोगे? उनको कोई ऐसा टिप दीजिए, उनको कुछ ऐसा गाइड कीजिए, बिकॉज यू आर अ प्रोफेशनल स्विमर नाउ, वो क्या करें कि इस फील्ड में आगे आए एंड अपने आप को नहीं देखिए, बट आगे आने के लिए बैरियर्स को तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होता है। फैमिली को भी ये बात अंडरस्टैंड करनी चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए कि वो मतलब कि अपने बच्चों को जाने ट्रेनिंग्स के ऊपर जाने दें, ताकि वो आगे जाके उनका भी बेनिफिट होगा, क्योंकि उन्हीं का वो नाम रोशन करेंगे आगे जाकर, उनको रिस्पेक्ट मिलेगी। जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच अमीना, बहुत शुक्रिया एंड वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर यू फॉर द कंपटीशन। और जब आप ओलंपिक चैंपियन बन जाएंगी, मेडल जीत के आएंगी, तो आइएगा एक्सप्रेस। अमीना अमीर कादरी हमारे मौजूद थी और उन्होंने चैंपियनशिप जीती है। अब शो का वक्त खत्म हो रहा है, दो चीजें हमारे पास, एक तो मैंने आपको कुछ विजुअल्स दिखाने हैं, आपने कभी पहले दिखाने हैं, पहले बढ़ते ना विषय जो भी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जी, आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक साहब अपनी 42वीं सालगिरह मना रहे हैं और अब्दुल रज़ाक साहब ने अपने करियर में बतौर ऑल मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। इसके साथ ही एक्सप्रेसो गोज़ एंड अल्लाह हाफ़िज़।